तो न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो बात जैसा कि आपने नेताओं की सुनी, हम आज चर्चा करने वाले हैं कि सरकार जो ये विदेशी निवेश जो कल कैबिनेट ने पास किया है उस पर, खासकर रक्षा के बारे में, जहां पर की सीमा जो है 26 से बढ़ाकर 49% की गई है। और रेलवे में तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहें उसके नाम पर 100% बने 100% जो है विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब यूपीए सरकार ने रिटेल में जब एफडीआई लाने की बात की थी तो काफ़ी हंगामा हुआ था। और अभी आपने कुछ नेताओं को सुना कि खासकर मायावती ने कहा कि इसकी संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। उस वक्त बीजेपी ने भी यही किया था कि संसद में सरकार क्यों नहीं बहस करती है। तब जो है एफडीआई जो रिटेल में आया था वह एक गवर्नमेंट ऑर्डर से आया था, कल कैबिनेट ने पास किया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है नितिन गोखले, हमारे जो एडिटर हैं स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी मामले को, वो हैं किरीट सोमैया हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ विवेक खरे साहब हैं जो कि रेलवे के एक्सपर्ट माने जाते हैं। परवीन झा साहब हैं जो कि इकोनॉमिस्ट है। सबसे पहले मैं डिफेंस पे बात करूंगा और नितिन गोखले आपसे जानना चाहूँगा, हमने जेटली साहब को पहले मैं ये सुनवाना चाहता हूं कि अरुण जेटली का क्या कहना था जब बजट के बाद उनसे इंटरव्यू किया अखिलेश ने और पूछा कि आप डिफेंस में क्यों एफडीआई लाना चाहते हैं। लेकिन रक्षा जैसे क्षेत्र में जो कि सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपको लगता है कि देश की सुरक्षा से खतरा हो सकता है? मुझे लगता है सुरक्षा को लाभ मिलेगा। कैसे? आज आप 100% सामान विदेशी सरकारों और विदेशी कंपनियों से खरीद रहे हो, उससे तो बेहतर है कि 51% भारतीय कंपनियों से खरीदें। 100% बाहर की कंपनियों से लें और यहाँ 51% भारतीय कंपनी से लें, कौन सी बेहतर स्थिति है? नौकरियां यहाँ आएंगी, विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाएगी और टोटल कंट्रोल भारतीयों का होगा यहाँ पे। तो नितिन, आप सुन रहे थे अरुण जेटली साहब को, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि ये क्या बात है? मतलब आप पहले पूरा मंगाते थे, अब तो 49 ही है, तो क्या इस दलील में दम है? नहीं, दलील में दम तो जरूर है, पर मैं चाहता था कि ये कम से कम 51% हो जाए। अगर वो होता तो विदेशी कंपनियां काफ़ी तादाद में यहाँ आने की उनकी लाइन लग जाती इंडिया में आने की, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंट्रोलिंग स्टेक जो हो मैन्युफैक्चरिंग का, स्टेट ऑफ द आर्ट हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, जो भी हो, उसके लिए उन्हें कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए। अभी 26 से आपने 49% कर दिया तो उनको अभी तक कंट्रोल उसमें नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एक ग्रेजुअल स्टेप आप चाहते हैं कि विदेशी कंपनियों को कंट्रोल मिले? बिल्कुल। लोग कहते हैं कि नहीं, भारत के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि ये सामरिक महत्व की चीज है। बिल्कुल है, पर उसमें एक सेफगार्ड कर सकते हैं कि आप विदेशी कंपनियों को निवेश लाएं और भारतीय मूल के जो अधिकारी है या जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको आप मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन बनाएं। और कुछ सेफगार्ड्स आप उसमें डाल सकते हैं, कुछ उसमें सिक्योरिटी मामले में आप सेफगार्ड ला सकते हो। आप ये कह सकते हो कि इतना अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तभी आपको यहाँ निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। काफ़ी चीज़ें हो सकती थी। टेक्नोलॉजी आएगी ज़रूर। अगर आप विदेशी कंपनियों को यहाँ सहूलियत देते हैं यहाँ आने की, तो टेक्नोलॉजी ज़रूर आएगी। और जब तक आप उनको 51% या उससे ज़्यादा नहीं देंगे तब तक वो टेक्नोलॉजी आपको देंगे नहीं। लेकिन मैं आपको सीताराम येचुरी की बात सुनाना चाहता हूं जो कि एक अलग दूसरा आर्गुमेंट है, वो लोग इसके खिलाफ है। सुनते हैं सीताराम येचुरी क्या कह रहे हैं। वह इसका विरोध करते रहे हैं और विरोध करेंगे, क्योंकि ये हम समझते हैं कि ना देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये उचित है, ना जनता के लिए उचित है। क्योंकि ये सभी निर्णय जो ले रहे हैं विदेशी पूंजी को आने की अनुमति की, इन निर्णयों के चलते हुए विदेशी पूंजी को अपने देश की मार्केट से मुनाफे बनाने का मौका जरूर बढ़ेगा। उसके चलते हुए वो जरूर आएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन उसके आधार पर अपने देश के अंदर ना उत्पादन के साधन बढ़ेंगे, ना देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उनके मुनाफे जरूर बढ़ेंगे। परवीन झा साहब, आप सीताराम येचुरी के इससे कितना सहमत है कि उनके मुनाफा बढ़ेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, विदेशी निवेश इस जो डिफेंस सेक्टर में वो नहीं होना चाहिए? देखिए, डिफेंस सेक्टर में जो है ये बड़ा ही पेचीदा एक सेक्टर है अपने आप में। ये हम जानते हैं कि 26% से 49% में एक निराशा जो है उद्योग जगत में है कि सिर्फ 49 क्यों हुआ, 74 क्यों नहीं हुआ, 100 क्यों नहीं हुआ, कम से कम 51 क्यों नहीं हुआ, जैसा ये कह रहे थे अभी। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि एक तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 74 भी कर देते तो शायद ये इतना पेचीदा, इतना जटिल मामला है कि ऐसा नहीं कि अपने आप इन्वेस्ट होने लगेगा। इसमें इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मसलन जो इसका पूरा एक डिमांड प्रोफाइल जो होता है,
जब तक बहुत अश्योर्ड डिमांड प्रोफाइल नहीं हो, चूंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ही हैवी है, तो ऐसी स्थिति में जो है आम तौर पे आप नहीं देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। दूसरा ये है कि आपको जो एक राजनीतिक मामला जो किसी भी देश का दूसरे देश के साथ है, अगर उसको आप ध्यान में रखें तो या तो आप उसको सरेंडर करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। मतलब ये जो जैसा मैंने अभी सुना कि मैनेजिंग डायरेक्टर हम किसी अपने यहाँ को बना देंगे, ऐसा होता नहीं है। अगर वो निवेश कर रहे हैं तो वो ये चाहेंगे कि उनका प्रबंधन जो है उनके हाथ में हो। तो इस सब तरह की चीज़ें हैं। 2001 से आप टोटल एफडीआई इनफ्लो अपने देश में देख लीजिए, 322 US बिलियन डॉलर है। आपके डिफेंस में कितना आया है? 4.6 बिलियन। अच्छा, 2006 से कुछ ऐसे मामले थे जिसमें जो आप कहिएगा कि खास कुछ चीज़ों में छूट दी भी गई 2006 से। उसमें किस तरीके का ऑफर आया? मसलन लॉकहीड मार्टिन का कि हम लगाएंगे आपके यहाँ, आप पूरा सब कुछ करेंगे। टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी? 30 साल पुरानी। भारत सरकार ने बिल्कुल सही किया जब कहा कि नहीं साहब ये तो ये सब मुद्दे हैं। तो मैं इतने जटिल मुद्दे हैं इसमें। नितिन, आपके पास आने के पहले मैं किरीट सोमैया के पास चलूंगा। किरीट सोमैया साहब, इसके पहले सीताराम येचुरी को भी सुना, हम लोगों ने विरोध कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि आप ये फैसला करते हैं तो संसद में बातचीत हो जानी चाहिए थी। एफडीआई जब यूपीए सरकार ने लाया था तो आपकी पार्टी ने विरोध किया था। अब आप डिफेंस को भी खोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वास्तव में आपको पहली बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने एफडीआई का विरोध जो रिटेल ट्रेड में किया था। आप जब एक बार कोई भी क्षेत्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल देते हो तो फेजेस ही होते हैं। ये आपका इंटेंशन होता है कि पहले 26% छूट दूंगा, फिर 49% होगा, फिर 74% और फिर 100%। आपने रक्षा की बात की, मैं तो पहले रक्षा सुरक्षा के बारे में एफडीआई, हमने प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा विपक्ष को कि भैया आज आप यहां पर डिफेंस के एम्यूनिशन नहीं बनाते हो तो आप क्या करते हो? मुझे बताइए। विमान आप जो अपने जो युद्ध के संबंधित सामग्री विमान कहां से लाते हो? तो बोलते हम इंपोर्ट करते हैं। हाँ, ये जेटली जी हम का कभी भी रशिया आर्गुमेंट से है। करते हैं, कभी चीन। एक मिनट पहला मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं इंपोर्ट करता हूं तो 100% एफडीआई है कि नहीं? वो मंजूर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसमें से 51% मेरे देश के लड़े और 51% लगाकर 49% बाहर से लाकर धीरे धीरे यहां पर मैं 100% क्षमता प्राप्त करूं तो उसका विरोध करेंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ तो ये विरोध के लिए विरोध है। मैं मेरे बंदूक की गोली भी विदेश से लाऊंगा लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बनाने दूंगा। ये मोदी सरकार को मंजूर। जी परवीन जी, आप देखिए रिएक्ट करना चाहते हैं? किरीट जी, आप वो तर्क का कुतर्क हो रहा है। सीधी सी बात यह है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में गलत है। आपने आज तक क्षमता विकसित क्यों नहीं की? प्रश्न ये होना चाहिए। और उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं? जो फ्री मार्केट के जो जनक माने जाते हैं, एडम स्मिथ, जिनको कहा जाता है ना कि अर्थशास्त्र के पितामह हैं, उसके अलावा फ्री मार्केट के जनक भी माने जाते हैं, उनका क्या कहना था? एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सब कुछ बाजार पे छोड़ दो, दो चीजें बिल्कुल नहीं, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि यहां आपके जो इंटरेस्ट हैं, डोमेस्टिक इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट जो है, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं। ये कि हम चूंकि इंपोर्ट कर रहे थे इसीलिए खोल दो, इसका मुझे तो कहीं मतलब, जैसा मैंने कहा, ये मुझे कुतर्क लगता है। जो वास्तविक में प्रश्न होना चाहिए, जो प्रश्न होना चाहिए किरीट जी, वो ये होना चाहिए, अगर हमने आज तक नहीं किया कुछ, हमने आज तक अगर ये नहीं किया तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न होना चाहिए। किरीट, नितिन गोखले भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आऊंगा, आप जरा नितिन को भी सुन लें। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले अगर आपको सामान चाहिए तो उसके लिए आपको विदेशी निवेश यहाँ लाना पड़ेगा, विदेशी कंपनियों को यहाँ बुलाना पड़ेगा। और उसके लिए आप तो चाहे तो को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन करिए, उसके लिए अपने जो कानून है उसमें एक ऐसी व्यवस्था करिए कि वो उसमें आपके सॉवरेंटी पे, आपके नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बाधा ना लाए। ये आप कर सकते हैं। पर ये जो बोगी है कि हम एफडीआई बिल्कुल डिफेंस में लाएंगे नहीं, ये गलत है। ये इवन यूपीए सरकार में आनंद शर्मा ने कहा था कि 74% लाना चाहिए, और एंथनी जैसे जो सोशलिस्ट नेता थे उन्होंने उसका पूरा विरोध किया। 8 साल तक हम सोए रहे
और अब उसका भुगतान हम कर रहे हैं कि हमारे पास ना आधुनिक टेक्नोलॉजी है ना आधुनिक हथियार है, उसके लिए हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ फैक्ट्री लगनी चाहिए, 51% हो, अगर 74 नहीं हो, पर कम से कम एफडीआई डिफेंस में आना चाहिए। मैं नितिन जी से छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हमारा एक लंबा इतिहास रहा है जो लाइसेंस्ड प्रोडक्शन अरेंजमेंट है OEM के साथ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, काफ़ी पुराना इतिहास है। सारे कोलैबोरेशन के बाद आप देखते हैं कि अभी तक आपको जो है कोई ढंग की टेक्नोलॉजी शेयरिंग हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो नहीं सुनिए यहाँ नहीं थे नितिन जी, हम ये कहना चाह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो चाहते नहीं है कि वो कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाए। दूसरा, यहाँ भी जो, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, मार्टिन लॉकहीड वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, जिसमें जब उनको कहा गया कि आप आके यहाँ सीधे सेटअप कीजिए, तो क्या करना चाहते थे? प्रवीण जी, आप देखिए, 30 साल पुरानी रशिया से आती थी टेक्नोलॉजी, लॉकहीड मार्टिन की पुरानी आती थी। नितिन जी, अभी अगर आप दे रहे हैं रशिया के साथ तो स्पेशल जियोपॉलिटिकल आपका एक संबंध था, वहां पे आपको वो सारा चीज पिक्चर में अभी भी नहीं आ रहा है कुछ। ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, उसमें कहां से कौन आपके पास आएंगे, उनका आप पे कितना भरोसा है, आप जब तक ये सारे प्रश्न नहीं बहुत करोगे, महत्वपूर्ण हो भारत जाएंगे। में उसको अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके पास कभी टेक्नोलॉजी आएगी ही नहीं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उतना कुछ आपके हाथ में, उतने लिवर्स आपके हाथ में? मेरी समझ से उतने लिवर्स जो आप जब भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मांगेंगे, वो लिवर आपके हाथ में नहीं है। किरीट भी कुछ करना चाहिए। जी किरीट, आपकी बात सही है। जो भी यहाँ जो चिंता व्यक्त हो रही है कि मेरे देश ने डिफेंस का उत्पादन करना चाहिए, मुझे मंजूर है ना। हाँ, वो अभी हमारा भी 10 साल का एक्शन प्लान सुन लो। हम 51% से शुरू करके हम 51 से 1% पर नहीं आने वाले, 51% से हम 74 पे जाएंगे। और नंबर 2, हम सिर्फ हिंदुस्तान में डिफेंस का उत्पादन नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान में डिफेंस का उत्पादन करके उसका भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, 10 साल एक सरकार थी, उन्होंने अपना एक्शन प्लान बना के एग्जीक्यूट किया। अब ये हमारा है कि आप मुझे बताओ कि क्या 70 साल हो गए, 67 साल देश की आजादी को, मैं अगर वही इंतजार करता रहूं जो 67 साल के मेरे देश में बनाऊंगा 67 साल निकल गए और मुझे विदेश से ही इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो ये भाव मुझे मंजूर है, नितिन जी का हो या और किसी का, कि भैया यहीं पर देश में 100% बनना चाहिए। मेरा देश दूसरे देशों को सुरक्षा की दृष्टि से जो रक्षा में जो भी एम्यूनिशन या जो भी होगा वो एक्सपोर्ट करे, लेकिन दैट इज द फेथ। आप 51% से 100% गिनो या 51 से 0 करो, हमारा टारगेट है 51% से शुरू करके हम 100% हिंदुस्तानी उत्पादन करना चाहते हैं। मुझे अब रेलवे पे भी बिल्कुल एक उदाहरण देना चाहूंगा। बोफोर्स की टेक्नोलॉजी 1987 से हमारे पास पड़ी हुई थी, ये अब जाके 2013 में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि अच्छा बोफोर्स की टेक्नोलॉजी है तो हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको इस्तेमाल करके एक गन बनाएगी। 30 साल तक आप खरीदते नहीं हो, बाहर से भी नहीं लाने देते हो, यहाँ भी नहीं बनाते हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हो, तो इसके लिए आप वो अधिकारी और जो DPSUs है उनको जिम्मेदार ठहराइए, ना कि FDI को या ना कि विदेशी कंपनियों को। हम अपने दोष के कारण ऐसा लेकिन नितिन कोई इस बात को तो मना नहीं करेगा ना, आप खुद मत बनाओ। लोग आपत्ति ये कर रहे हैं कि चूंकि ये स्ट्रेटेजिक चीज है इसलिए आप इसको संभाल के कीजिए। आप न्यूक्लियर प्लांट में 100% ला रहे हो पर इसमें नहीं करने दोगे, जो एम्यूनेशन है या तोप है या जो गन्स है उसमें आप नहीं करने दोगे, पर न्यूक्लियर में करने दोगे। नितिन जी, मैं फिर से जोर देके कहूंगा कि ये दिस इज ए क्राइसिस ऑफ एपिक प्रोपोर्शन कि 70 साल में हम जो है ये नहीं कर पाए। सवाल ये है उसको हम एड्रेस करें या कोई ऐसा रास्ता ढूंढें जिससे कि उस समस्या का समाधान दोनों मिलकर होना पड़ेगा। मेरी जो चिंता है, देखिए मुझे लगता है कि उसके साथ जुड़ी हुई इतनी जटिलताएं हैं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि आप खाली उसको सेक्टर को खोल देंगे। मैं तो ये देखिए चिंता एक तौर पे वाजिब है कि काफी परेशानी बढ़ सकती, लेकिन दूसरे लेवल पे मैं बहुत चिंतित इसलिए नहीं हूं कि इन एनी केस नहीं आएगा। आप देखिएगा, ठीक है, तो अभी 49% में नहीं आएगा, मैं यही कह रहा हूं 49% में नहीं आएगा। यहाँ पे जो विद्वानों हैं, विद्वानों की राय कभी मिलती नहीं है और इस पे बहस जारी रहेगी कि कितना करना चाहिए। बहरहाल हम डिफेंस से आगे बढ़ते हैं, रेलवे यानी आम लोगों की बात करते हैं कि रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर 100% FDI की बात कही गई है। विवेक खरे साहब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं रेलवे के। खरे साहब, ये अच्छा है, बुरा है, बहुत ही अच्छा है, क्या है ये वैसे जल्दबाजी में लिया गया हुआ निर्णय है, ऐसा मेरा मानना है।
हमारे देशांतर्गत जो पर्याय खुले हैं हम लोग के सामने, जो चर्चा में भी कई बार आ चुके हैं, उनका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है एफडीआई 100% डिक्लेयर करने से पहले। आपका ये कहना है कि सरकार क्या जल्दीबाजी में एफडीआई वाली चीज करना चाहती है, जल्दी परफॉर्मेंस दिखाना है, क्या चक्कर क्या वैसा कहना नरेंद्र मोदी जी के ही शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन उन्होंने कहा था, हम अहमदाबादी लोग सिंगल टिकट डबल जर्नी चाहते हैं। तो वो पूरे देश के लिए वो मुनाफा कितना लाने की उनकी मनीषा है, वो जब पूरे कागज पत्र सामने आएगा तब खुल के आएगा लोगों के सामने। तो आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया है। किरीट सोमैया साहब, क्या ये आपको लगता है कि आपको तुरंत परफॉर्मेंस दिखानी है? 60 दिन हो गए, 60 दिन के अंदर एफडीआई हमको 2 मंजूर करने हैं, तो इसलिए शायद आप जल्दबाजी में कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि संसद में भी आम राय होनी चाहिए, यदि संसद में नहीं इस पर आप डिबेट करते हैं तो एक बाकी दलों को भी कंसल्ट करना चाहिए। क्या है ये? मैं अगर आप फुर्सत दे तो एक टिप्पणी करना जी, चाहूंगा। लास्ट मुझे बताइए कि कोई भी किरीट- महानगर में आप चले किरीट- जाइए, कोई भी महानगर में एक कोई भी मिनट, महानगर में आप जाते एक हो सेंटेंस तो के लिए आपके- रुके हैं। जी जी, जैसे डिफेंस का इशू है, वैसा ही रेलवे के आप निकालोगे तो लोकोमोटिव हो गए, कई चीजें, क्रेने वेने, कई भी 15 से 20 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे 30-30, 40-40 साल पुराने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के एग्रीमेंट हो गए, आज तक उसका कहीं भी अमल नहीं हुआ। जी किरीट साहब, मुझे ये बताया, आप कोई भी महानगर में चले जाए और कोई भी पार्टी, कोई भी सांसद रेलवे का बजट हो या बाहर हो, क्या मांग करता है? मेरे शहर में मेट्रो आनी चाहिए। मेट्रो यानी सुविधा मांगते हो, आपके मतदाताओं को खुश करते हो, आपको वोटर से तालियां लेते हो, तो मेट्रो में मोर देन 70% टेक्नोलॉजी तो इंपोर्टेड है। यानी मुझे समझ में नहीं आता है, हम यानी वाद करे, विवाद करे, संवाद करे, लेकिन वितंडावाद तो न करे। एक और मुझे मेट्रो चाहिए, एक और मुझे बुलेट ट्रेन चाहिए, लेकिन बुलेट ट्रेन और मेट्रो का फायदा है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी नहीं। 67 साल हो गए, दूसरे में 67 साल इंतजार करूंगा, मेरे देश में टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा। ऑफ कोर्स सर राजधानी तो चल नहीं पा रही है, आप और बुलेट दूसरी ट्रेन ओर की बात मेरे कर रहे हैं। पास आप मेरे किरीट देश की जी। मानसिकता आज नौजवानों की 21वीं सदी की यह है कि मोदी आपको हम संपूर्ण पूर्ण बहुमत देते। ये 282 सीट देने का अर्थ ही है कि आपके विचार हमें मंजूर है, आप शासन करो, डिलीवरी करो। अब आप कहोगे कि भाई सब पार्टियों को साथ में लो, विश्वास में लो, तो जो 10 साल और जो बाकी चला वही गति से देश नहीं जाना चाहता है, बुलेट स्पीड से जाना चाहता है। बुलेट इसीलिए बुलेट बराबर बहुत, डिफेंस में भी बुलेट, इधर भी बुलेट है। किरीट जी, राजधानी, अरे डिफेंस की बुलेट भी ऐसे ही चलेगी भैया। अरे सुनो जरा, बुलेट खरीदेगा। अरे जरा सुन लो, मैं आपको कोई या आपके पार्टी को कोई दोष नहीं दे रहा हूं। आपने जो पाया है, आज भी राजधानी का एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चाइना में 350 किलोमीटर जा रही है, या बाकी विदेशी देशों में। हमारी हालत क्या है? बाकी जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उनका तो एवरेज स्पीड 40-42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बाकी लोकल और इनका तो छोड़ ही दो आप। और किरीट जी, मैं तो हाथ जोड़ के मेरी कहूंगा, हाथ जोड़ की विनंती है कि पहले वो एवरेज स्पीड राजधानी का और सुपरफास्ट ट्रेन का 100-120 पर लाओ। आपको अब ये देश मेरे ख्याल से अगली और एक टर्म भी चुन के देगा। तो बुलेट ट्रेन की चिंता बाद में कीजिएगा। अभी जो सामान्य ट्रेनें हैं, अगर उसका प्रबंधन ठीक ठाक हो जाए, उसकी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक्सपर्ट हैं, ये रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा किरीट जी, आपका चूंकि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, एक छोटी सी चीज है, कोई भी पब्लिक गुड जब होता है उसमें अगर बाजार के साथ एक संबंध बनता है, ये दुनिया भर का इतिहास है कि एवरेज कॉस्ट हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। सीधा सा कारण क्या है? वो ये है कि अगर मैं व्यापारी हूं, मैं अपने पूंजी पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ढूंढूंगा ही। जब सरकार कुछ करती है तो सरकार को प्रॉफिट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह जरूर है कि सरकार का प्रबंधन उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना किसी और व्यवस्था का होना चाहिए। अगर आप वो अश्योर कर सकते हैं तो कॉस्ट डिफरेंशियल हमेशा होता है। और ये दुनिया भर में आप देखेंगे कि जहां भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो पूरा निवेश है, उससे जब बाहर चीजें होती हैं, समस्याएं खड़ी होती हैं। मैं आपको यूरोप का उदाहरण दे सकता हूं, एक के बाद एक देश के बारे में गिना सकता हूं। आप इंग्लैंड का देखें क्या हुआ, जब उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया
जो ब्रिटिश रेलवे बिल्कुल चरमरा गई। अपनी सुविधाओं के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, आम जनता के लिए जो सुविधाएं थी उसकी जो परेशानी हुई, कॉस्ट बढ़े। अच्छा, उसके अलावा रेलवे के साथ क्या है, सिर्फ रेलवे का ही कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि रेलवे एक तरीके से यूनिवर्सल इंटरमीडियरी हो जाता है, बाकी हर कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। तो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट अगर सारी चीजों को आप देखें तो मुझे लगता है इन चीजों के बारे में जो है, मैं सिर्फ एक चीज के बारे में भी आपको बता रहा हूं कि बेसिकली जो कॉस्ट फैक्टर है, और इस देश का तकरीबन 70-80% आबादी जो है जिसके लिए रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है, और आप एक्सपर्ट के तौर पे कुछ बताएंगे इसके बारे में। गिना चुना एक 20 किलोमीटर मेट्रो का ट्रैक अगर छोड़ दो आप जी, तो बाकी सब इन्होंने स्टैंडर्ड गेज लाया है। हाँ। उसका अपनी इंडियन रेलवे के साथ कोई, अगर इन द इवेंट ऑफ क्राइसिस कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसके डिब्बे यहां पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके सेफ्टी इक्विपमेंट उस पटरी पर नहीं इस्तेमाल करते। क्या जरूरत है आपको? बंबई जैसे जहां से किरीट जी आते हैं वहां 70 लाख पैसेंजर जब ले जाती है वही ब्रॉडगेज रेलवे, तो मेट्रो का क्या ख्वाब है आपको इतना करोड़ों रुपए खर्चा करके? किरीट समय आपके पास आऊंगा। एक नितिन कुछ करना चाहते हैं, मुझे ब्रेक मैं कहना चाहता हूं, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है और आप चाहते हो सरकार सुविधाएं भी दे, मूलभूत सुविधाएं भी दे, और फिर वो करते रहे, डेवलपमेंट करते रहे, तो अगर पैसे के लिए अगर एफडीआई आता है रेलवे में तो इसमें क्या आपत्ति है? मुझे पता नहीं चलता। बस नितिन एक चीज है, अर्थशास्त्री मैं हूं नहीं, पर मेरा एक बेसिक मामला है। मैं आपको सिर्फ एक बात आगाह करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जो है टैक्स जीडीपी रेशियो के मामले में जो तमाम डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे भी इसका हमारा खराब परफॉर्मेंस। जी हाँ, हम इस पे असल चीज आपको वहां एड्रेस करना होगा। प्रवीण झा जी और नितिन, माफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना होगा। किरीट भाई आपके पास आते हैं, ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हम इस रेलवे पर चर्चा जारी रखेंगे।